हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में भी हम चैप्टर 1 को ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है हमारा कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। यानी आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर मेमोरी और उसमें होने वाले स्टोरेज के बारे में जानेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे प्राइमरी मेमोरी का कंसेप्ट। ओके, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी को ही डिस्कस करेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे। यदि दोनों मेमोरी डिस्कस की जाती है इसी लेक्चर में, तो लेक्चर का जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सेकेंडरी मेमोरी। ओके, और प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हम यहाँ पे रैम और रोम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की मेमोरी और स्टोरेज के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कि कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर की मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस है। फिजिकल का मतलब ऐसे डिवाइस जिसका एक्सिस्टेंस है, यानी जिसको आप हाथ लगा सकते हो, उसको आप उठा सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, है ना। सो कंप्यूटर की मेमोरी का एक फिजिकल डिवाइस है जो क्या कर सकती है, जो कि कैपेबल है, मीन्स सक्षम है किस चीज़ के लिए, ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए सक्षम है। अतः कंप्यूटर की मेमोरी एक फिजिकल मेमोरी है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में सक्षम होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने लिखा है मेमोरी डिवाइसेस आर यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सो सिस्टम के अंदर जो मेमोरी होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज़ की जाती है, सॉफ्टवेयर के द्वारा यूज़ की जाती है और हार्डवेयर के द्वारा यूज़ की जाती है। यानी इन तीनों चीज़ों के द्वारा आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो यूज़ की जाती है। ये तीनों चीज़ें, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये बिना मेमोरी के वर्क नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम कंप्यूटर के मेमोरी का डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेम चीज़ जो हम अभी डिस्कस किया था, कि मैंने आपको बताया था कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम कंप्यूटर की मेमोरी तो दो टाइप की होती है। बिल्कुल सही है ना। तो उसमें मैंने बताया था प्राइमरी मेमोरी हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो डायग्राम है वो यहाँ पे मैंने पूरा शो करके बताया है। ओके, सो यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी है और कंप्यूटर की मेमोरी के देख लीजिए दो पार्ट्स है। एक इंटरनल मीन्स जिसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी, और दूसरी होती है एक्सटर्नल मीन्स जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सो ये इंटरनल मेमोरी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जितना भी एरिया आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ देखिए मेरा ये कर्सर मूव कर रहा है, इतना एरिया, यानी इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी का जो एरिया है वो पूरा हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी का कंप्लीट एरिया ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। डायग्राम आप अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेना। देखिए, तो जो आपने डायग्राम में देखा है, जो मेन पार्ट है ना, ये इतना पार्ट, जो मेन पार्ट है इतना एरिया मीन्स कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में विभाजित किया है। इसी को हमने नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे लिख दिया है। हमने बोला है मेमोरी कैटेगराइज इन टू पार्ट। ओके, यहाँ पे मेमोरी से मतलब है कंप्यूटर की मेमोरी। ओके, सो कंप्यूटर की मेमोरी दो भागों में बांटी जाती है। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। हमने यहाँ पे लिखा है every computer comes with a certain amount of physical memory, usually referred to as main memory or primary memory. प्रत्येक कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर हैं या लैपटॉप हैं या आपका मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, ये सारे डिवाइसेस जो भी हैं इनके अंदर एक स्मॉल अमाउंट में ही मान लो मेमोरी ज़रूर होती है ना। ज़्यादा अमाउंट में भी होती है, बट अगर ज़्यादा अमाउंट में नहीं तो बहुत ही कम अमाउंट में होगी, बट प्राइमरी मेमोरी जरूर होगी। ओके, सो जो भी आपकी कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं उनमें कुछ ना कुछ मात्रा में मेमोरी उपलब्ध होती है और उस मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हम बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल रैम एंड रोम। तो जो हम बात कर रहे हैं कि मेन मेमोरी प्रत्येक कंप्यूटर में होती है, तो जो मेन मेमोरी प्रत्येक कंप्यूटर में होती है वो दो प्रकार की होती है,
रैम और रोम। जो रैम है वो टेम्परेरी होती है और जो रोम है वो परमानेंट होती है। अब ये टेम्परेरी कैसे है, परमानेंट कैसे है, ये आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रैम की और फिर आगे चल के हम बात करेंगे रोम की। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। मीन्स जो रैम है इसका पूरा नाम होता है यानी फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट हमने लिखा है इट इज़ अ वॉलेटाइल स्टोरेज। वॉलेटाइल स्टोरेज से क्या मतलब है? वॉलेटाइल स्टोरेज से मतलब है कि रैम के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो तब तक ही स्टोर रहता है जब तक कि सिस्टम को पावर मिलता है। अब वो पावर कैसे भी हो सकता है, डायरेक्ट स्विच से हो सकता है, यदि आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी से हो रहा है, पर उससे मिल तो पावर रहा है ना। ठीक है, जो भी सिस्टम है यानी का जो भी कंप्यूटर सिस्टम है। ओके, सो सिस्टम के अंदर जब तक पावर सप्लाई होती है तब तक तो रैम अपने अंदर डाटा को स्टोर रखती है, लेकिन जैसे ही सिस्टम को पावर मिलनी बंद हो जाती है रैम के अंदर स्टोर किया हुआ डाटा इरेज हो जाता है। सो पावर कट होते ही मेमोरी के अंदर के डेटा का इरेज हो जाना। ओके, और जब तक पावर है तब तक मेमोरी के अंदर डेटा का स्टोर रहना, ये जो नेचर है मेमोरी का ये कहलाता है वॉलेटाइल। ओके, सो आपकी जो रैम है वो वॉलेटाइल नेचर की होती है, यानी वॉलेटाइल नेचर से ये अपने अंदर डेटा को स्टोर रखती है ना। इट मीन्स इसी चीज़ को हमने यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लिख दिया है कि वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है मीन्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई टू द पीसी और लैपटॉप इज स्विच्ड ऑफ। ओके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे अच्छे से लिख दी है, बता दी है कि वॉलेटाइल का अर्थ ये है कि सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन तब तक ही स्टोर रहेगी कि जब तक कि सिस्टम को पावर मिलता रहेगा। जैसे ही सिस्टम को पावर मिलना बंद हो जाता है इस प्रकार की मेमोरी यानी रैम के अंदर रखा हुआ जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हमने यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेटेड रैम चिप आर अवेलेबल इन 2 फॉर्म। बेसिकली जो रैम है वो 2 फॉर्म में आती है। कौन कौन से में आती है? तो एक तो होती है स्टैटिक रैम यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एस रैम। ओके, दूसरी होती है डायनामिक रैम जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डी रैम। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले एस रैम की और आगे चल के हम बात करेंगे डी रैम की। तो हमने यहाँ पे लिखा है एब्रीविएशन इज स्टैटिक रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब जो आपकी एस रैम है इसका फुल फॉर्म है स्टैटिक। एस का मतलब है स्टैटिक और रैम का फुल फॉर्म आप जानते हो रीड ओनली मेमोरी। सो जो एस रैम है इसका पूरा नाम होता है स्टैटिक रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पे बोला इट इज़ फास्टर एंड मोर रिलायबल देन डी रैम। अभी मैंने आपको बताया कि जो रैम है ये 2 प्रकार की होती है, एक एस रैम और दूसरी होती है डी रैम। ओके, डी रैम के बारे में अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आगे पढ़ाऊंगी, बट इस लाइन में आप इतना जान लीजिए जो आपकी एस रैम है वो डी रैम के मुकाबले में यानी डायनामिक रैम के मुकाबले में ज़्यादा तेज होती है, मीन्स फास्ट होती है। ओके, और साथ ही साथ में मोर रिलायबल यानी ज़्यादा विश्वसनीय होती है। डायनामिक रैम की तुलना में स्टैटिक रैम विश्वसनीय भी ज़्यादा होती है और फास्ट भी ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा है इट डज नॉट नीड टू रिफ्रेश लाइक डी रैम। ओके, जो डी रैम है जिसको हम आगे पढ़ेंगे उस मेमोरी को आपको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा जैसे कि मोबाइल है उसमें आप कोई एप्लीकेशन ऑन करे हो, मान लो बहुत लंबा टाइम हो गया एप्लीकेशन ऑन है या आपके जो मोबाइल है इसमें डाटा बहुत ज़्यादा हो गया तो आप देखते हो हैंग हो जाता है, आपको फिर उसे रिफ्रेश करना पड़ता है। कई बार सिचुएशन आ जाती है कि आप मोबाइल स्विच ऑफ करते हो, ये बहुत अच्छी मेमोरी वाला मोबाइल है, एडवांस है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, एक नॉर्मल बात बता रही हूँ कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई होंगी। कई बार आपने देखा होगा कंप्यूटर या लैपटॉप में आपने कोई वेबसाइट ओपन की, अब वो वेबसाइट काफ़ी देर तक ओपन है, आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, कुछ भी नहीं किया, एज इट इज़ है, तो कई बार देखा होगा वो हैंग हो जाती है, यानी कोई भी एक्शन जो है उसको परफॉर्म नहीं करती है, या कोई भी एप्लीकेशन है वो भी हैंग हो जाती है, एक्शन परफॉर्म नहीं करती है। उस कंडीशन में आपको उस एप्लीकेशन को या तो क्लोज करना होता है या रिफ्रेश करना होता है। ओके, सो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी रैम की ही प्रॉब्लम होती है। ओके, सो जो आपकी एक स्टैटिक रैम है, यदि आपके सिस्टम में स्टैटिक रैम है तो आपको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती,
लेकिन अगर आपके सिस्टम में डायनामिक रैम है तो उसे रिफ्रेश होने की आवश्यकता होती है। ओके, सो स्टैटिक रैम जो है वो रिफ्रेश होने की आवश्यकता को नहीं मांगती। आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है ऑफन यूज्ड ओनली एज मेमोरी कैश। ये जो आपकी स्टैटिक रैम है इसको अधिकतर हम मेमोरी कैश की तरह यूज करते हैं। अब ये मेमोरी कैश क्या होता है, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि मेमोरी कैश के बारे में हमने लिखा है इज अ टेक्निक इन विच कंप्यूटर एप्लीकेशन टेम्परेरी स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। मेमोरी कैश एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है या जो डाटा है वो टेम्परेरी बेसिस पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक, अभी जो मेमोरी कैश है ये कहाँ होती है, तो यूजुअली फाउंड इन दी सीपीयू। जो सीपीयू है उसके साथ में मेमोरी कैश अटैच होती है, और ये जो मेमोरी कैश अटैच होती है सीपीयू में उसके नाम क्या होते हैं, L1, L2 एंड L3 कैश। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं डी रैम की। हमने यहाँ पे लिखा स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो आपका डी रैम है इसका पूरा नाम होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है अ टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स। ठीक है, ये जो डायनामिक रैम है ये मोस्टली यूज में ली जाती है आपके पर्सनल कंप्यूटर्स में, वर्क स्टेशंस में या सर्वर। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम डायनामिक रैम की टाइप देख लेते हैं कि डायनामिक रैम कितने प्रकार की होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ DRAM that can be used in a device. Some examples include the following. ठीक है, देखिए वैसे जो DRAM है वो कई प्रकार की होती है, बट यहाँ पे हम कुछ मेन DRAM डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो पहले आती है आपकी SDRAM। S से मतलब होता है सिंक्रोनस, D का मतलब आप जानते हैं डायनामिक, R का मतलब होता है रैंडम, A का मतलब एक्सेस एंड M का मतलब मेमोरी। ओके, सो इसका पूरा नाम होता है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये क्या होता है, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने लिखा है अ न्यू टाइप ऑफ DRAM दैट कैन रन एट मच हायर क्लॉक स्पीड्स। क्लॉक स्पीड यहाँ पे ध्यान रखना, क्लॉक स्पीड्स देन कन्वेंशनल मेमोरी। देखिए जो आपका SDRAM आया यानी सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आया, उसके पहले सिंपल DRAM चलता था। ओके, अब DRAM के साथ प्रॉब्लम क्या थी, जो सिंपल DRAM था यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी थी, इसके साथ प्रॉब्लम थी ये क्या, CPU की जो वर्किंग यानी कि CPU में क्लॉक होती है ना, तो CPU की जो क्लॉक स्पीड है और इस DRAM की जो क्लॉक स्पीड है वो समान नहीं होती थी, यानी इन दोनों की जो वर्किंग का जो टाइम है वो डिफरेंट हो जाता था, है ना। CPU अपनी ज़्यादा फास्ट चलती थी और जो DRAM है वो CPU की क्लॉक के हिसाब से नहीं चल पाती थी, तो ये क्या होती थी, थोड़ी धीरे काम करती थी। तो इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया गया तो एक नई तकनीक लाई गई जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर ऐसी टेक्निक लाई गई जिसमें इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो CPU की क्लॉक स्पीड के बिल्कुल साथ साथ चलने लगी, यानी काफ़ी फास्ट हो गई। भाई CPU की क्लॉक तो बहुत फास्ट होती है ना, क्योंकि आप सभी जानते हो जो कंप्यूटर के अंदर जो मेन चीज़ें काम करने वाली तो CPU है ना, प्रोसेसर ही तो सब कुछ है, प्रोसेसर ही सारे काम करता है। तो जितना फास्ट प्रोसेसर होगा उतना ही फास्ट कंप्यूटर का काम होगा। अब जो आपकी डायनामिक रैम है जो एडवांस आई SDRAM के रूप में, इसने वो टेक्निक ला दी कि भाई इसकी जो क्लॉक है ना वो CPU के साथ ही चलेगी। सिंक्रोनस का मतलब होता है साथ साथ चलना, है ना, सेम टाइम पे चलना, सिमिलर टाइम पे चलना। ओके, सो ये जो आपकी क्लॉक की जो स्पीड है वो CPU की क्लॉक की स्पीड के बराबर हो गई, यानी काफ़ी फास्ट हो गई जब आपकी SDRAM आई। सो बेसिकली जो आपकी SDRAM है ये तो कहला रही सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, बट इसके पहले जो सिंपल DRAM थी, सिंपल DRAM थी, इसको हम बोलते थे ADRAM, ADRAM। ठीक है, तो A से मतलब होता है यहाँ पे असिंक्रोनस, ये जो S लगा ना इसके पहले जस्ट आप A लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, असिंक्रोनस हो जाएगा। ओके, सो पहले जो आपकी कन्वेंशनल मेमोरी थी, यहाँ पे लिखा ना कन्वेंशनल मेमोरी, यहाँ पे कन्वेंशनल मेमोरी से मतलब है आपकी DRAM, यानी पहले जो आपकी DRAM थी वो असिंक्रोनस
डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है, हम इसको ADRAM बोल सकते हैं। और इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसकी जो क्लॉक थी वो CPU के क्लॉक के साथ वर्क नहीं कर पाती थी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कौन सी रैम आई, SDRAM आई। ये एक नई टाइप की रैम थी जिसके की क्लॉक स्पीड CPU के क्लॉक स्पीड के समान वर्क करती थी, तो ये काफ़ी फास्ट हो गई थी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे लिखा है SDRAM stands for synchronous DRAM, a new type of DRAM that can run at much higher clock speed than conventional memory। यानी जो पुरानी मेमोरी थी, यानी जो नॉर्मल DRAM थी, उसकी अपेक्षा इसकी क्लॉक स्पीड काफ़ी फास्ट हो गई। ओके, और जो फास्ट होगी तो वो क्या होने लगी, जो CPU की क्लॉक है उसके साथ वर्क करने लगी। आई होप आपको ये SDRAM समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं RDRAM की। RDRAM पूरा नाम क्या हो गया, इसका पूरा नाम हो गया रैम बस DRAM। ओके, DRAM का फुल फॉर्म आप जानते ही हो, और R का यहाँ पे फुल फॉर्म हो गया रैम बस। हमने लिखा है वाज मोर वाइडली यूज्ड इन द अर्ली 2000s फॉर ग्राफिक्स कार्ड। ओके, जब SDRAM आई उसके बाद आई आपकी RDRAM, और जो RDRAM है ये आपके 2000 के पहले के टाइम में थी, जिसका यूज़ हम ग्राफिक्स कार्ड के लिए करते थे। तो ग्राफिक्स कार्ड में यूज़ होने लगा, तो आप समझिएगा ना कि जो वीडियो है उसके लिए हम यहाँ पे DRAM का यूज़ करते थे, यानी RDRAM का। अब भाई जब वीडियो आई तो वीडियो के साथ तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कि जो वीडियोस में क्वालिटी हाई देनी होती है। जब क्वालिटी हाई होगी तभी आपका जो वीडियो है वो अच्छा बनेगा। तो अब इसी वीडियो की क्वालिटी को हाई देने के लिए, जो वर्क है उसको और भी अच्छा करने के लिए, न्यू टाइप की एक मेमोरी आई जिसको हम बोलते हैं DDR SDRAM। ठीक है, तो यहाँ पे जो DDR है, यहाँ पे इसका मतलब होता है डबल डेटा रेट SDRAM। ठीक है, तो नाम से क्या समझ में आ गया कि भाई इसकी डेटा रेट क्या हो गई, यहाँ पे डबल हो गई। और नाम क्या है इसका, SDRAM। ये SDRAM वही है, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, यानी जो अभी आपने SDRAM देखा ना, जो सिंक्रोनस DRAM थी, जो कि क्लॉक स्पीड उसके CPU के साथ थी, उसी का और भी अच्छा सुधरा हुआ रूप आया जिसको हमने बोला डबल डेटा रेट SDRAM। ओके, अब यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है कि इसकी जो डेटा रेट है वो क्या हो गई, डबल हो गई। मीन जो इसके वर्क करने की स्पीड है वो और भी फास्ट होगी, परफॉर्मेंस और भी बेहतर होगी DDR आने पर। ओके, तो फुल फॉर्म तो आप ध्यान रख लीजिएगा, डबल डेटा रेट SDRAM क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। ऑलमोस्ट डबल्स द बैंडविड्थ इन डेटा रेट ऑफ SDRAM बाय यूजिंग डबल पिनिंग। देखिए, जो सिंपल हमारी ये जो SDRAM आई थी, जिसको हमने बोला था सिंक्रोनस DRAM, इसका एक फायदा तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या, इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो CPU क्लॉक स्पीड के साथ होती थी, यानी वर्किंग जो है इसकी फास्ट होती थी। बट ये जो आपकी नॉर्मल SDRAM थी, ये आपकी अधिकतर यूज़ होती थी जो आपके 32 बिट प्रोसेसर्स होते थे ना, उनके साथ यूज़ होती थी, है ना। तो इस समय जो आपकी रैम थी, उसकी जो पिन थी वो भी क्या थी, 32 थी। तो 32 पिन के ऊपर ही ये क्या करती थी, वर्क करती थी। लेकिन जैसे ही SDRAM का एडवांस रूप आया, जिसको हमने DDR नाम दिया, इसकी जो पिन थी वो पिन भी क्या हो गई, डबल हो गई। तो जब पिन डबल हो गई तो जो बैंडविड्थ है, यानी जो डाटा की आने की जो क्षमता है वो भी क्या होगी, डबल हो गई। सो डबल होने से क्या हुआ, जो SDRAM की वर्किंग है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। और कब इम्प्रूव हुई, जब इस कौन सा कंसेप्ट आया, DDR का। ओके, सो DDR SDRAM जो हमने पढ़ा था उसी का एक सुधरा हुआ रूप है, जिसमें क्या हुआ, डबल पिन का कंसेप्ट यूज होने लगा। डबल पिन यानी जो SDRAM में 32 पिन यूज होती थी, यहीं आके जब DDR का कंसेप्ट आया तो वहीं आके वो पिन डबल हो गई। ठीक है, और ये यूज होने लगी थी आपकी 64 बिट प्रोसेसर में। सो जो आपकी DDR SDRAM आई, इसमें डबल पिन का कंसेप्ट आया, और डबल पिन के कंसेप्ट आने से जो डेटा रेट की बैंडविड्थ है वो हाई हो गई, मीन्स वो पुरानी SDRAM से डबल हो गई। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव हाई क्वालिटी वीडियो। बेसिकली जो आपका DDR SDRAM आया है, इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे कारण था कि जो वीडियो है उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। ओके, सो हमने लिखा है इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव हाई क्वालिटी वीडियो। थर्ड लाइन में हमने लिखा है इट ट्रांसफर डेटा एज क्विकली एज स्टैंडर्ड SDRAM। सीधी सी बात है, हमने ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर ही ली है कि जो SDRAM था उसमें जो डेटा रेट है वो कम थी, बट जो DDR SDRAM आया उसमें डेटा रेट्स क्या हो गई, डबल हो गई। सो DDR SDRAM में जो डेटा ट्रांसफर होता था वो कैसे होता था, बहुत फास्ट क्विकली हो जाता था, है ना। किसके कंपेयर में, SDRAM के कंपेयर में। आगे बढ़ते हैं,
तो देखिए जो आपने यहाँ पे DDR/SD रैम देखा, इसके फिर और भी एडवांस रूप है। तो वो आए DDR2 SD रैम के रूप में, DDR3, DDR4। अब आप कहेंगे मैम DDR1 का है, तो ये जो आपका सिंपल जिसको हम नॉर्मल DDR/SD रैम के नाम से जानते हैं, ये DDR1 ही है। तो अब बात आती है हमारी DDR2, DDR3 एंड DDR4 की। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम मैंने लिखा है, तो यहाँ पे देखिए DDR लिखा हुआ है नॉर्मल, फिर DDR2 है, DDR3 है एंड DDR4 है। ये रैम है, ठीक है। बेसिकली जो रैम है वो उसका पिक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब ये नाम से आपको समझ में आ रहा है DDR है, DDR2 है, DDR3 है, DDR4 है। नाम से क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये एडवांस रूप है, यानी DDR का एडवांस रूप DDR2 है, उसका एडवांस रूप DDR3 है, उसका एडवांस रूप DDR4 है। ओके, नाम से हमें समझ में आ गया। अब इनका एडवांस रूप से क्या मतलब है? एडवांस रूप से ये मतलब है कि भाई इनके अंदर जो यूज होने वाले ट्रांजिस्टर्स हैं उनका साइज जैसे जैसे कम होता चला गया, यानी जो चिप यूज हो रही है उसका साइज जैसे जैसे कम होता चला गया, वैसे वैसे उनके एडवांस लेवल आते गए। अब चिपों के साइज कम होने के साथ साथ जो परफॉर्मेंस है, वर्किंग परफॉर्मेंस है, वो इम्प्रूव होती चलेगी। भाई सीधी सी बात है ना, जब जनरेशन बढ़ती है किसी भी डिवाइस की तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका साइज जो है वो कम होता चला जाता है, वर्किंग और जो उसके परफॉर्मेंस है मीन्स वर्किंग परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होती चली जाती है। चाहे आप कंप्यूटर ले लो, पहले कंप्यूटर थे काफ़ी बड़े बड़े होते थे, फिर साइज छोटे छोटे होते होते आज बिल्कुल मोबाइल के साइज के आ गए, है ना। साथ ही साथ में जो उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होती चलेगी, साइज कम हो लेकिन वर्किंग परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई। उसी प्रकार रैम के भी इस तरीके से जनरेशन से मान लीजिए कि जनरेशन आए या इनके वर्जन्स आए डिफरेंट डिफरेंट, तो आने वाला नेक्स्ट वर्जन जो भी आया उसमें ट्रांजिस्टर्स के साइज कम होते चले गए, मीन से जो चिप है इनके साइज कम होते चले गए और जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होती चली गई। सिंपल है। तो यहाँ पे आपको देखिए नॉर्मली देखने को मिल रहा है, ये जो चिप है ये देखिए बड़े साइज की है, ये आपको इस तरीके की चिप आगे और पीछे दोनों तरीके से देखने को मिल जाएंगी। फिर जैसे DDR2 का आया तो देखिए साइज आपको कम दिख रहा है यहाँ पर। DDR3 आया तो यहाँ पे देखिए और भी आपको कम साइज की यहाँ पे चिप्स दिख रही हैं। अब इसमें क्या था, यहाँ पे तो आपको दोनों साइड से चिप मिलती थी, यहाँ पे आपको सिंगल एक ही तरफ चिप आ गई। देन हम आगे बढ़ते हैं तो DDR4 आया, तो इसमें भी देखिए जो चिप हैं वो देखिए इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से बढ़ गई ना, यहाँ पे ये 4 थी, फिर देखिए वही चिप यहाँ पे इस तरीके से यूज होने लगी। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई तो चिपों में अंतर आता गया, और इसका चिपों में अंतर आने से यानी जो ट्रांजिस्टर्स है वो कम होने से तो चिपों के साइज में अंतर आता गया, साथ ही साथ में जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो बढ़ता चला गया। अब कई लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन रहता है, एक बात रहती है कि जैसे रैम है, अब रैम में मान लो ये रैपर हट जाए तो हम कैसे पता करें कि हमारे कंप्यूटर में DDR लग जाएगी या नहीं लग जाएगी, हमारे कंप्यूटर के जो स्लॉट है उसमें DDR2 लग जाएगी या नहीं लग जाएगी। तो देखिए बेसिकली जो रैम अटैच होती है ना, ये कट से अटैच होती है। जो आपका CPU बना होगा सिस्टम में, उसका जो स्लॉट है उसमें ये जो कट है ना, इसकी जगह पे ऑटोमेटिक स्लॉट होगा और उस कट से हम क्या करते हैं, पिन को अटैच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन सबके कट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह बने हुए हैं, इसका यहाँ बना हुआ है, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, आपको लाइन के द्वारा दिख भी रहा है ना। सेकंड और फोर्थ कट में कंफ्यूज मत हो जाना, ये देखिए इसकी जो पहली लाइन है वो तो बराबर काट रही है, लेकिन जो सेकंड लाइन है वो देखिए वो बराबर पर नहीं है, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। ओके, सो ये जान लीजिए जो आपका कंप्यूटर सिस्टम का CPU कैबिनेट है वो जिस भी प्रकार के DDR को सपोर्ट करता होगा आपको उसी प्रकार की DDR रैम उसके अंदर लगानी होगी। ओके, आप किसी दूसरी DDR रैम को उसके अंदर फिट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर लेते हैं ROM की, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। हमने लिखा है कंप्यूटर ऑलवेज कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रीड ओनली मेमोरी। कोई भी कंप्यूटर है या कंप्यूटर जैसे डिवाइसेस हैं उसके अंदर हमेशा और हमेशा ROM जरूर होगी। मीन्स जो प्राइमरी मेमोरी के दोनों भाग हैं ना, रैम और ROM, इनके बिना तो कंप्यूटर डिवाइसेस एक्सेस कर ही नहीं सकती हैं। कंप्यूटर की तरह जो भी डिवाइसेस आपकी लैपटॉप हो गई, मोबाइल हो गए, ये सारी डिवाइसेस बिना रैम और ROM इन दोनों का एक्सेस करेंगी नहीं, यानी प्राइमरी मेमोरी होना तो अति आवश्यक है। ओके, सो हमने यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर ऑलवेज कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रीड ओनली मेमोरी। कोई भी कंप्यूटर या कंप्यूटर से डिवाइस है उसमें हमेशा रीड ओनली मेमोरी की एक छोटी सी यूनिट जरूर होती है। अब ये मेमोरी क्या करती है, तो हमने सेकंड लाइन में लिखा है
that holds instruction for starting up the computer. जो बेसिकली आपकी रीड ऑनली मेमोरी होती है, यानी जो रॉम होती है, वो क्या होती है, एक चिप होती है, ठीक है। और ये जो चिप है ये कुछ अपने अंदर इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है जिनकी सहायता से वो कंप्यूटर को स्टार्ट कर पाती है। ऑन होने से पहले आप देखते हैं ना, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बेसिकली कौन परफॉर्म करता है, रॉम। ओके, सो रॉम ही है जो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करवाता है। रॉम के अंदर वो सारे इंस्ट्रक्शंस फिट हैं कि किस तरीके से आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होगा। आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा है इट इज़ नॉन वॉलेटाइल विच मीन्स वंस यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर द इंफॉर्मेशन इज स्टिल देयर। अब यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल लिखा हुआ है, तो अभी हम जस्ट डिस्कस करके आए रैम के बारे में। तो रैम कैसी थी, वॉलेटाइल थी, जिसका हमने देखा कि पावर कट होते ही जो रैम मेमोरी के अंदर स्टोर किया हुआ डेटा है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। बट जो रोम है वो कैसी है, नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल से मतलब है यानी रोम ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर स्टोर किया हुआ डेटा पावर कट होने के बाद भी बना रहता है, यानी आप कंप्यूटर बंद कर दो उसके बाद भी रोम के अंदर जो डाटा है वो स्टोर बना रहता है, यानी परमानेंट इसके अंदर स्टोर है डाटा। और रैम के अंदर जो डाटा वो कैसा है, टेम्परेरी है। ओके, सो हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया वो एक बार पढ़ लीजिए। इट इज नॉन वॉलेटाइल विच मीन्स वंस यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर द इंफॉर्मेशन इज स्टिल देयर। इसका मतलब रोम के अंदर स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन तब भी रहती है जब आप कंप्यूटर के पावर को बंद कर देते हो या सिस्टम को पावर की सप्लाई बंद करवा देते हो, उसके बावजूद भी रोम के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रीड ऑनली मेमोरी। मीन्स हम यहाँ पे रोम के टाइप की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो रोम है इसके 3 मुख्य टाइप है, एक है प्रोम, दूसरा ई प्रोम और तीसरा है ई प्रोम। ये रोम के मुख्य 3 भाग हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रोम के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है प्रोम। तो प्रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। हमने इसके बारे में लिखा है इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय द यूजर वंस प्रोग्राम्ड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन इट कैन नॉट बी चेंज्ड। देखिए, जो सिंपल आपकी रोम मेमोरी ना, रीड ऑनली मेमोरी, ये तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे बन जाती है, लेकिन जो इसके टाइप आए है ना, प्रोम आया, एडवांस रूप आया, इसमें क्या है, इसमें यूजर के द्वारा रीड ऑनली मेमोरी के अंदर प्रोग्राम लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड लाइन में लिखा है वंस प्रोग्राम्ड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन इट कैन नॉट बी चेंज। बट अगर एक बार प्रोम के अंदर आप इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, यानी यूजर एक बार जब प्रोम के अंदर इंस्ट्रक्शन लिख देगा तो फिर वो चेंज नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका ई प्रोम। ई प्रोम से मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। यहाँ पे इरेजेबल लिखा है, ई का मतलब है इरेजेबल ऑफ ए प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो यहाँ पे आप प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी तो जानते हैं, क्या बताया हमने फर्स्ट लाइन में, हमने बताया ये ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर यूजर अपने इंस्ट्रक्शंस को लिख सकता है, लेकिन फिर वो स्थिर बने रहेंगे, उसको वो चेंज नहीं कर सकता, उनको वो हटा नहीं सकता। लेकिन जैसे ई आ गया यानी इरेजेबल मेमोरी आ गई, उसने क्या किया, इट कैन बी रीप्रोग्राम, इसमें आप दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हो। ओके, हमने लिखा है टू इरेज डेटा फ्रॉम इट एक्सपोज इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। आप प्रोम के अंदर लिखे हुए डेटा को क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो और फिर दोबारा से उस डेटा को लिख सकते हो, ठीक है। और ये काम आप किसकी मदद से करोगे, अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से। अब अल्ट्रावायलेट रेस की सहायता से आप इसके अंदर चेंजेस तो कर सकते हो, लेकिन आगे हमने क्या लिखा है, फिर से तीसरी बात ध्यान से सुन लेना, टू रीप्रोग्राम इट, इसको रीप्रोग्राम करने के लिए इरेज ऑल द प्रीवियस डाटा, जो भी पहले से डाटा लिखा हुआ है रोम के अंदर वो पूरा के पूरा डाटा आपको हटाना पड़ेगा और फिर नया डाटा ही उसके अंदर लिखना होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो अब आता है ई प्रोम। अब यहाँ पे ई से क्या मतलब है भाई, जो आपने ई प्रोम पढ़ते आए थे वो तो वही था, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ऑनली मेमोरी, लेकिन उसके आगे क्या लग गया, ई। तो ई का मतलब हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिकली। क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिखा है द डाटा कैन बी इरेज्ड बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब जो आपका प्रीवियस था ई प्रोम
उसमें तो आप क्या करते थे, कोई भी डेटा को हटाते थे किसकी सहायता से, अल्ट्रा वायलेट लाइट की सहायता से। अब जब आपका EEPROM आया तो इसमें अल्ट्रा वायलेट की सहायता से डेटा को हटाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके डेटा को हटा सकते हो। ओके, हमने लिखा है ना विथ नो नीड ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट, यानी पहले इसके पहले जो इरेजेबल प्रोम था उसमें अल्ट्रा वायलेट की सहायता से आप डेटा हटाते थे। अब इसमें डेटा हटाने के लिए आपको किसी प्रकार की अल्ट्रा वायलेट लाइट की आवश्यकता नहीं है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता है। मीन्स इलेक्ट्रिक की सहायता से आप डेटा को इरेज कर सकते हो। अब इसमें एक फायदा और आया है जो कि हमने अगली लाइन में लिखा है, हमने लिखा है वी कैन इरेज ओनली पोर्शंस ऑफ द चिप। जो EEPROM है इसकी सहायता से सबसे बड़ा फायदा आया कि हम स्पेसिफिक प्लेस से डाटा को हटा सकते हैं। ओके, और किसकी सहायता से हटा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से हटा सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं MROM की। इसको भी हम बोलते हैं मास्क्ड ROM। ठीक है, ये बेसिकली लास्ट में इसलिए बताइए क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमने लिखा है द वेरी फर्स्ट ROMs फॉर हार्डवायर डिवाइसेस। ये जो आपकी मास्क्ड ROM थी ना, ये सबसे पहली आपकी ROM थी जो कि हार्ड वायर्ड यानी जो वायर से तैयार की हुई डिवाइस थी, दैट कंटेन्ड अ प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस। सो इस प्रकार की जो ROM होती है इसमें क्या होता था, हार्ड वायर के द्वारा तैयार की हुई एक डिवाइस होती थी और इसी वायर के रूप में इसके अंदर प्री प्रोग्राम के डेटा या इंस्ट्रक्शन के सेट स्टोर किए जाते थे। ओके, और इस टाइप की जो ROM है वो क्या कहलाती थी, आपकी मास्क्ड ROM। इसकी जो खासियत है वो क्या है, विच आर इनएक्सपेंसिव। ये आपकी इनएक्सपेंसिव होती थी, मीन्स महंगी नहीं होती थी। ओके, तो कंप्यूटर की जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेकेंडरी मेमोरी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।